आप सभी जानते हैं कि भारत का जो ओरिजिनल संविधान है उस तरीका से है। ये आप यहां देख सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का बीच का, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट पेज है भारत के संविधान का। ये भारत के संविधान का पहला पेज है। कौन सा पेज है? ये संविधान का दूसरा पेज है। कौन सा पेज है? मैं आपको संविधान की ओरिजिनल झलक दिखा रहा हूं कि हमारा संविधान कैसा है, फिर मैं आपको पीपीटी के अकॉर्डिंग सारी चीजें बताऊंगा। ये पहला पेज है और ये कौन सा पेज है? दूसरा पेज है हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का। सबसे पहले मैं संविधान को, क्योंकि जो पेज आप देख रहे हैं संविधान का, इसमें आप एक चीज नोटिस करेंगे कि संविधान हाथ से लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। हाँ या ना? हाँ या ना? तो मैं चाहता हूं सबसे पहले आप जो संविधान को जिस व्यक्ति ने हाथ से लिखा है उन व्यक्ति के बारे में हम थोड़ी चर्चा करें। तो ये वाली लाइट ऑफ कर दी जाए। नहीं, ये तो क्वालिटी खराब हो जाएगी। ये है भारत का ओरिजिनल संविधान। ये है श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जो कि बिहार की भूमि से थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो दोनों हाथों से लिखते थे, और ऐसी बिहार की भूमि से हुए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिन्होंने भारत के संविधान को हाथ से लिखा। संविधान को लिखने में जो आप देख रहे हैं निब है, पेन की निब। तो पेन की निब जो है, यानी पेन में जो निब डली, 303 पेन की निबों का प्रयोग किया। 6 महीने में संविधान को लिखा। मैं पेन की बात नहीं कर रहा, निब की बात कर रहा हूं। किसकी? 303 निब। 6 मंथ लगे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में। तो एक बार श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के लिए जोरदार तालियां। ठीक है। बिहार के प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये इनका बिलोंग करते थे शांति निकेतन स्कूल ऑफ आर्ट से। आपको मैं बता दूं कि दिस इज द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये आप देख सकते हैं ये व्यक्ति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र। और ये कौन है? प्रेम बिहारी नारायण। ये जब भारत का संविधान मिला तो संविधान को देखकर, देखिए संविधान को देखने के बाद कितने खुशी हो रहे हैं, कितने प्रसन्न मन से संविधान को निहार रहे हैं। तो अब एक बार संविधान को पढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस संविधान निर्माताओं के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। बहुत ग्रेट। तो ये है हमारा संविधान। ये आप सभी जानते हैं 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने फाइनली बनाकर हम लोगों ने उसे आत्मर्पित कर लिया था संविधान सभा ने। दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। यह संविधान 26 नवंबर 1949 को हमारी संविधान सभा ने क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। मैं आपको एक बात बता दूं, यह भारत का ओरिजिनल संविधान है जो हाथ से ऐसे लिखा हुआ है। तो मैं इसको आपको दिखाना चाहता हूं कि संविधान देखने में कैसा लगता है। यह संविधान ओरिजिनल जो है वो उसका राइटिंग, और मैंने कहा था कि संविधान के हर पेज में नाम लिखा है। तो अब ये थोड़ी सी क्वालिटी की प्रॉब्लम है पिक्चर की। आप जब संविधान को यहां देखेंगे तो यहां पर एक नाम लिखा होगा, वो मैं दिखा दूंगा आपको। उसमें लिखा हुआ है प्रेम। क्या लिखा है? संविधान के हर पेज पे एक नाम लिखा है, और क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम संविधान के हर पेज पर लिखा है। यह प्रस्तावना है। एक जानकारी मैं आपको और दे दूं, आप हो सकता है आप विभिन्न प्रकार की भाषा, विभिन्न क्षेत्र और विभिन्न धर्मों के साथ आपका संबंध होगा, है या नहीं है? लेकिन संविधान में मैं उन बातों की चर्चा करूंगा जो हम सबको क्या बनाती हैं? भारतीय बनाती है, नेशनलिस्ट। ठीक है। तो संविधान के हर एक भाग पे एक फोटो का प्रयोग किया गया है, जिसे नंदलाल बोस और हमारे शांति निकेतन स्कूल ऑफ आर्ट के जो बहुत सारे कलाकार थे उन्होंने बनाया। तो संविधान का हर जो भाग शुरू होता है, संविधान के 22 भागों पे एक फोटो बनाए। क्या बनाए? अब आपको अलग अलग फोटोज मिलेंगे, अलग अलग फोटो हर भाग पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको हर भाग में क्या फोटो दिया गया है, ये मैं आपको हर भाग का फोटो दिखाऊंगा कि कौन से भाग की शुरुआत कहां से होती है। ये प्रभु रामचंद्र का भी फोटो इसमें देखेंगे, आपको देखने को मिल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि आप बाकियों को नहीं मिलेगा, सबका मिलेगा, आपको सारे धर्म का संबंधित मिलेगा। लेकिन ये भाग 3, तो आई विल सी यू, मैं आपको दिखाऊंगा कि भारत के संविधान के हर भाग पे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत मेहनत के साथ इन चीजों को मैंने इकट्ठा करके आपके सामने पेश कर रहा हूं आज कि कौन से भाग पे कौन सा फोटो, ये गीत महाभारत का फोटो है।
किसका? तो मैं आपको दिखाता जाऊंगा कि कौन से पार्ट पे कौन सा फोटो प्रयोग किया गया है और हम जर्नी स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। दिस क्लास इज वेरी यूजफुल फॉर द ऑल द सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स, स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सभी विद्यार्थियों के क्लास सामान्य रूप से उपयोगी है। आप सब इस क्लास का आनंद ले सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के संविधान को पढ़ना। बोलो जय हिंद। आइए लेट्स स्टडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारी रिवीजन क्लास है, तो आप लोगों ने अगर पॉलिटी कंप्लीट पढ़ रखी है तो ये आपकी समझ में बहुत अच्छे से आएगी, आप अच्छे से चीजों को समझेंगे। संविधान की जो प्रस्तावना है, आप जानते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना को, प्रेम्बल को संविधान की आत्मा कहा ठाकुरदास भार्गव ने। आत्मा है, प्रेम्बल जो है। संविधान की प्रस्तावना को आप पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में आपको बताया कि हम भारत के संविधान को वी द पीपुल ऑफ इंडिया, क्या लिखा है? हम भारत के लोग संविधान को क्या करते हैं? संविधान। अब हम भारत के लोग हैं और भारत को एक कैसा कंट्री बनाते हैं? ट्रिपल एस, ट्रिपल एस, ट्रिपल एस, यानी इंडिया एक कैसा कंट्री? आपसे पूछा जाएगा, शब्दों को क्रम से लगाएं। तो कैसा है? सोवरेन। कैसा है? कैसा है? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। इसे कहते हो ट्रिपल एस डीआर। ट्रिपल एस। भारत का संविधान कैसा है? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ठीक है, बहुत बढ़िया। ट्रिपल एस डीआर आपको क्रम से लगवाएगा। ट्रिपल एस डीआर आपको अच्छे से पता होगा, पहले सिर्फ संप्रभु शब्द था। समाजवादी और पंथनिरपेक्ष जो है ये 42 में संविधान संशोधन से 1976 में क्या किए गए? जोड़े गए। इसी तरीका से मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि हमें 395 आर्टिकल कवर करने का मतलब है 11 से 12 घंटा लगना, एंड वी हैव अ टाइम ओनली फॉर 6 to 7 आवर्स। इसीलिए आप लोग रिवीजन करते जाएंगे और मैं इस बोर्ड पे आपको हर वो चीज समझाता जाऊंगा जो आज तक आपने जीवन में आपने सुनी है, समझी है और किसी भी एग्जाम में देखी है। बोर्ड पे ध्यान देना है और अपनी कॉपी पे। तो यहां कहा है कि हमारे संविधान में न्याय की बात करी, जस्टिस। तो प्रेम्बल में कितने प्रकार का जस्टिस है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आपसे पूछा जाएगा प्रेम्बल में कितने प्रकार की लिबर्टी है? स्वतंत्रता। एक बात याद रखें, प्रेम्बल में लिबर्टी है, आर्टिकल 19 में फ्रीडम है। प्रेम्बल में क्या है? अरे प्रेम्बल में क्या है? प्रेम्बल में लिबर्टी है, और लिबर्टी 5 प्रकार की है। लिबर्टी ऑफ थॉट, आपने विचार किया, उसका आपने एक्सप्रेशन किया। लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, आपको विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म और उपासना की क्या दी है? तो 5 प्रकार की लिबर्टी है। 2 प्रकार की समानता है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी आपको प्रतिष्ठा और अवसर की क्या है? प्रतिष्ठा अवसर की क्या है? ये है। और ये इसमें 2-3 शब्द हैं। एक शब्द है कि आप लोगों को पढ़ना होगा एकता। क्या शब्द है? देखो, एकता होती है यूनिटी। क्या होती है? एकता। हमारे देश के लोगों के बीच में जो यूनिटी है, जो एकता है, यानी एकता होती है सांस्कृतिक बेस पे, और एक है अखंडता, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी होती है ज्योग्राफिकल बेस पे। आप और जम्मू कश्मीर के लोग भौगोलिक रूप से एक है, अलग नहीं हो सकते। तो अखंडता है, इंटीग्रिटी, और सांस्कृतिक रूप से जुड़ाव है, साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल कनेक्शन। ठीक है, ये क्या है? आपकी यूनिटी है। और बंधुत्व, क्या है? बंधुत्व, यानी हमारा भाईचारा। ये सब बताते हुए भारत के संविधान की प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने क्या किया? एडॉप्ट किया, स्वीकार किया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया और 26 नवंबर 1949 को हमने इसे स्वीकार किया। ये बात आप लोगों की समझ में आई या नहीं आई? अरे बोलो हाँ या ना, बोलो भाई। बहुत बढ़िया। अब हम संविधान के भाग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से कोई डाउट? प्रस्तावना में संशोधन पूछ सकता है। 42 में संविधान संशोधन द्वारा हुआ। 42nd अमेंडमेंट 3 शब्द जोड़े गए, स्वतंत्रता, सॉरी क्या जोड़ा गया? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर इसमें भी चेंज नहीं हो सकता। चलिए अब बात करते हैं संविधान के भाग 1 के बारे में। किसके बारे में? पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का जो भाग 1 है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो देखो, हमारे जो संविधान के पार्ट हैं,
मैं अंग्रेजी में आपको बताऊंगा, इसे बोलते हैं यूनियन एंड टेरिटरी। क्या बोलते हैं इसको? आप नाम देते हैं यूनियन एंड इट्स, अरे जोर से बोलो, टेरिटोरीज। ठीक है, आप आवाज थोड़ी फुल कर दें प्लीज, और क्योंकि मैं थोड़ा स्लो स्लो चलूंगा। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य, आवाज ठीक है? अरे क्यों? हाँ, तो इसमें आपको याद रखना एक भाग में आर्टिकल कितने, एक से लेकर, हमारे मूल कॉन्स्टिट्यूशन में यहां पर हड़प्पा कालीन एक मोहर का प्रयोग किया गया है। ये मोहर जो आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब है हड़प्पा काल में भारत जैसा था, यानी हमारा अखंड भारत। कैसा भारत? कैसा भारत? तो ये हड़प्पा कालीन मोहर का प्रयोग किया गया है संविधान के भाग 1 में। कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल हैं संविधान के भाग 1 के, आर्टिकल 1 पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 4 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 1 बताता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिया, हमारा जो देश है इसका नाम क्या है। तो हमारे देश के 2 नाम है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज, हमारे देश के 2 नाम है, एक इंडिया और एक, आजकल इस पे बहस चल रही है कि भारत के कितने नाम है, कितने नाम है, इंडिया और, ना कोई नाम हिंदुस्तान है ना कोई नाम हमारे देश का आर्यव्रत है। संविधान में सिर्फ 2 नाम है, इंडिया को या दोनों एक ही चीज है। चलिए, अब ये हमारे देश का नाम हो गया। अब आर्टिकल 2 ये कहता है कि भारत के, आर्टिकल 2 न्यू स्टेट्स एंड टेरिटरीज, ये कहता है भारत के संघराज्य क्षेत्र में। तो समझना, इंडिया की जो बाउंड्री है, इंडिया की इस बाउंड्री में बाहर से किसी राज्य का प्रवेश, बाहर से, यानी जो हमारे क्षेत्र का पार्ट नहीं है, एनी पार्ट जो आज हमारे क्षेत्र का पार्ट नहीं है, ऐसी कोई जगह है जो आज हमारे देश का हिस्सा, वो हमारे देश में बाहर से प्रवेश करेगी। तो कौन से आर्टिकल में? सिक्किम, जैसे सिक्किम हुआ तो पहले हमारा हिस्सा नहीं था, हमारे कंट्री में आया, तो कौन से आर्टिकल में आएगा? चलो, आर्टिकल 3 ये कहता है कि जो कोई भी, अंदर की बात, कहां की बात? आर्टिकल 3 कहता है कि जो कोई भी ऐसी, कोई हमारे इंडियन टेरिटरी में किसी बाहर से किसी राज्य का प्रवेश, ठीक है, नहीं अंदर, मतलब बाहर से कौन बोलता है? आर्टिकल, भारत की इंटरनल टेरिटरी में, भारत के राज्य क्षेत्र में। अब भारत का राज्य क्षेत्र को डिफाइन किया गया आर्टिकल, जैसे आप जानते हैं भारत के राज्य क्षेत्र में हमारी स्टेट है और हमारा यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, और कोई भी क्षेत्र जिसे हम भारत जो है अधिग्रहण कर सकता है। तो आर्टिकल 3 ये कहता है कि भारत की अंदर की बाउंड्री में, इंटरनल बाउंड्री में किसी राज्य का नाम में परिवर्तन, किसी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन, किसी राज्य की सीमा को बढ़ाना और किसी राज्य की सीमा को, तो चाहे बढ़ाने की बात कर लो चाहे कम करने की बात कर लो, जैसे नाम चेंज हुआ या क्षेत्र चेंज हुआ, जैसे बिहार से आपने क्या बनाया? झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, ऐसी अभी तेलंगाना, तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 3। ये सब करने का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को। किसको प्राप्त है? हमारे पार्लियामेंट को सारे के सारे राइट प्राप्त है, राज्यों के पास नहीं है। किसी राज्य का नाम परिवर्तन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो भी अमेंडमेंट होंगे वो आर्टिकल 360 एक्ट के अकॉर्डिंग संविधान संशोधन, यानी उसका जो प्रोसेस होगा वो 368 को फॉलो नहीं करेगा, यानी सामान्य बहुमत से होंगे। कैसे होंगे? कोई डाउट? समझ गए? अब जब आप पॉलिटी पढ़ोगे तो आप जानते हैं कि आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे कि भारत में राज्यों का निर्माण कैसे कैसे हुए, आम, गुनाहे, मेम, तुलसी, गांव और जैसे, ठीक है, छाता उठाओ झरने तले। भारत में ऐसे बहुत सारे राज्य थे जो हमारे देश में आजादी के बाद बने। पहले 14 राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी, उसके बाद बने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल, ये सारे राज्यों का गठन हमारे देश में होता रहा। चलिए बात करते हैं भारत के संविधान के भाग 2 के बारे में। भाग 2 के बारे में, पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इतना सही है ना? फिट है ना? क्योंकि अभी मैं सारी चीजों के बारे में चर्चा करूंगा तो मुझे लगता है कि वो संविधान ना होके पूरी पॉलिटी हो जाएगी, हाँ या ना? तो आई विल डिस्कस द, मैं सारी आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करता हूं, उसके आसपास घुमाता चलूंगा आपको, सो आपको रिकॉल हो जाएंगी चीजें। बहुत बढ़िया। आर्टिकल 2 बात करता है सिटीजनशिप के बारे, भाग 2 बात करता है किसके बारे में? सिटीजनशिप यानी नागरिकता। किसके बारे में?
देखो, नागरिकों से उम्मीद करी जाती है कि गुरुकुल बना हुआ है कि नागरिक जो है शांति से ऐसी चीजों का पालन करें जैसे बच्चे शिष्य करते थे। तो नागरिकों से उम्मीद की जाती है आप भारत के नागरिक हैं, आप अच्छे व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति बने। आर्टिकल 5 से 11 में सिटीजनशिप के बारे में बात होती है। संविधान का भाग 2 सिटीजनशिप के बारे में कहता है। भाग 2 के अंदर आर्टिकल 5 है। आर्टिकल 5 बताता है प्रोविजंस ऑफ सिटीजन्स। ये सारे जो आर्टिकल हैं उस समय के संबंध में जब भारत के संविधान को लागू किया गया था। यानी आप ये कह सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कौन था? कौन था भारत का नागरिक? तो जिसके पास इंडिया का डोमिसाइल था, आप सभी जानते हैं, जो भारत के जो है संविधान को लागू होने से पहले से भारत में रह रहा है, 5 साल पहले से भारत का नागरिक था। आर्टिकल 6 बोलता है उन लोगों के बारे में जो पाकिस्तान से कहां है, पाकिस्तान से भारत आने वाले पाकिस्तान से कहां आने वाले। और आर्टिकल 6 बोलता है, आर्टिकल 7 कहता है भारत से कहां जाने वाले, भारत से कहां जाने वाले। तो ये कहता है आने वाले और ये कहता है जाने वाले, मुसाफिर आने वाले नहीं फिर, ठीक है। आर्टिकल 7 जो हमारे देश से कुछ लोग चले गए। अब यहां पर एक बात, आपको 2 बातें याद रखनी है। यहां पर एक डेट है 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948। आर्टिकल 6 में डेट है 19 जुलाई 1900। आप जानते हैं कि भारत से जो पाकिस्तान से जो नागरिक इंडिया में आए या जो व्यक्ति इंडिया में आए वो 19 जुलाई 1948 के अगर बाद आए तो उन्हें परमिट लेना पड़ता था। अब ऐसे ही भारत वालों के लिए डेट है 1 मार्च 1900। हमारे देश से कुछ भूले बिछड़े लोग पाकिस्तान चले गए और वो अगर लौट के दोबारा आ गए, गलती हुई, 1 मार्च 1947 के बाद गए, 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए, तो आपको सिंपल भाषा में याद रखना है 6 है पाकिस्तान से आने वाले और 7 है पाकिस्तान। 8 आर्टिकल बोलता है कि जो भारत से बाहर लोग रह रहे थे, रिजाइडिंग आउटसाइड द इंडिया, उनकी नागरिकता के बारे में क्या प्रोविजंस हैं, ठीक है, हाँ या ना, बहुत सिंपल। आर्टिकल 9 बोलता है कि आप लोग शांत रहे, मैं बोलता चलूंगा, आप लोग शांत रहे क्योंकि ऑनलाइन दिक्कत हो सकती है, फिर मैं बोलूंगा तब बोलना है। आर्टिकल 9 बोलता है कि इंडिया में आप सभी को पता है कि भारत में अगर आपने सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है जो हमने ब्रिटेन से लिया है, अगर इंडिया में किसी और कंट्री की आपने सिटीजनशिप एक्वायर कर ली तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी। देखो, मैंने एक बात में 3 बातें बता दी। इंडिया में सिटीजन सिंगलशिप का है, ब्रिटेन से लिया गया है, ग्रहण कर ली तो क्या हो जाएगी भारत की। ऐसे मैं अपने आप ही एक्सप्लेन करता चलूंगा, तुम्हारा दिमाग मुझे पता है कहां कहां जाएगा, ठीक है। चलो, आर्टिकल 10 ये बोलता है कि जो हमारी सिटीजनशिप के अधिकार हैं वो तब तक बने रहेंगे जो आपने पढ़े हैं सारे के सारे, जब तक हमारा पार्लियामेंट चाहेगा। आगे आर्टिकल 11 ये बोलता है कि हमारे देश में नागरिकता के बारे में लॉ बनाने की जो पावर है ये सिर्फ किसको प्राप्त है, किसको प्राप्त है। ऑनलाइन वालों से मेरा अनुरोध है, प्यारे विद्यार्थियों यूट्यूब पे देख रहे हैं, थोड़ा मेरा गला खराब लग रहा होगा क्योंकि भाई ऑफलाइन में हम पढ़ाते हैं, वी टीच लॉन्ग आवर्स एंड विद एनर्जी, तो थोड़ा सा क्या होता है कि जब ये असली रण यही होता है तो यहाँ आवाज थोड़ी सी हमारी बैठ जाती है, इसके लिए माफ करेंगे, ठीक है। लॉ बनाने की पावर किसके पास होती है, किसके पास, बहुत बढ़िया। स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है लॉ, नहीं, ओनली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विल मेक अ लॉ रिगार्डिंग सिटीजनशिप। नागरिकता के बारे में कानून बनाने की शक्ति सिर्फ हमारे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर वेस्टेड है, हाँ या ना, बोलो यस और नो, यस और नो। इसी का यूज करके हमारे पार्लियामेंट ने अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 बनाया 1955, और इसी के माध्यम से आज भारत की नागरिकता कोई ग्रहण करेगा तो उसके तरीके कितने हैं, और इंडियन सिटीजनशिप को टर्मिनेट करने के तरीके 3 तरीके, टर्मिनेट 5 तरीके। अब इतना समय नहीं होगा कि इनको एक्सप्लेन किया जाए, वो आप जानते हैं, बाई बर्थ से, जन्म से, ठीक है। 1955 का अधिनियम, 1955 का क्लियर है, कॉपी में आप टिक करते जाओगे, ये है, ये है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब ये समझ आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा हमने बहुत सी चीजें पढ़ी हैं, यस और नो, अरे बताओ हाँ या ना, अरे बोलो हाँ। अब आता है मूल अधिकार, क्या आता है, फंडामेंटल राइट्स। तो देखो, मूल अधिकार जो है, यहां पर प्रभु श्री राम का फोटो है, और ये जो है प्रभु श्री राम का फोटो लगाया गया है क्योंकि प्रभु राम प्रजा रंजन करते थे। क्या करते थे, प्रजा रंजन होता है प्रजा का वेलफेयर करना, प्रजा का भला सोचना। तो फंडामेंटल राइट्स, आप प्रजा हैं, आपका क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं,
क्या सोचते हैं? आपका भला सोचते हैं, आपका डेवलपमेंट होगा। इसीलिए देखो ये बात, अब यहां फोटो बना है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई लॉजिक होगा ना भाई। हमारे संविधान निर्माता हमसे ज्यादा पढ़े लिखे तो थे, आप लोगों से भी ज्यादा थे, हाँ या ना? अगर उन्होंने ये फोटो, ये जो पेंटिंग यहां बनवाई है और संविधान में है ओरिजिनल में, तो इसका कोई लॉजिक होगा कि नहीं होगा? और संविधान सभा के सभी सदस्यों ने इस पर साइन किए, इसका मतलब कोई लॉजिक होगा ना विशेष। लेकिन आप युवाओं को इसकी जानकारी आज हुई? बोलो हाँ या ना, बताओ। मुझे लगता है आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। प्रजारंजन, ये क्या है? प्रजारंजन का काम है। फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड फॉर दी फंडामेंटल राइट। जो एफआर है, आप जानते हैं एफआर स्टेट के अगेंस्ट में होते हैं, राज्य के विरुद्ध होते हैं। तो आर्टिकल 12 भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बारे में फंडामेंटल राइट्स की चर्चा करी गई है। फंडामेंटल राइट्स हमारे कंट्री में लिए गए अमेरिका से, यूएस से, लेकिन हमारे कंट्री के भाग 3 को कहते हैं मैग्ना कार्टा। क्या नाम बोलते हैं? मैग्ना कार्टा ब्रिटेन में आया था 1215 में, आपको इसकी जानकारी है। इट इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा, द मैग्ना कार्टा। ठीक है, मैग्ना कार्टा वाज द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट। सबसे पहले मौलिक अधिकार किस देश के लोगों को दिए गए? संविधान में अमेरिका। संविधान में क्या आएगा? अमेरिका आएगा। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 12 राज्य के विरुद्ध दिए गए। फंडामेंटल राइट्स आपको स्टेट के अगेंस्ट में, स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दी गई है। अब स्टेट क्या होता है आपको बताया गया, स्टेट क्या है, राज्य क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि यूनियन का एग्जीक्यूटिव, संघ की कार्यपालिका, और यूनियन की लेजिस्लेटिव, संघ की विधायिका, यानी हमारा संसद और सरकार। ऐसे ही स्टेट की, राज्य की विधायिका और राज्य की कार्यपालिका, और हमारी लोकल गवर्नमेंट क्या बताई थी मैंने? स्थानीय सरकार, स्थानीय प्लस अन्य प्राधिकरण, अदर अथॉरिटीज। क्या? अदर अथॉरिटीज। एंड अदर अथॉरिटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, लेकिन सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1981 में इसको डिफाइन भी किया है कि अदर अथॉरिटीज के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग चल रही हो, तो उन्हें हम राज्य कहेंगे। क्या कहेंगे? राज्य कहेंगे। वेयर इज योर कॉपी? यू डोंट हैव योर कॉपी? कहाँ है? कॉपी लेके आनी थी और कॉपी में टिक करते जाना है जो पढ़ा है, उसमें हाईलाइटर लेना चाहिए था तुम्हें, और यू शुड हाईलाइट दिस। चलिए, तो मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध है आपको? राज्य के। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड अगेंस्ट द स्टेट। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध आपको दिए गए हैं, नागरिकों के दावे हैं। अब सुनेंगे, तो जो मौलिक अधिकार हैं, आर्टिकल 13 ये कहता है कि स्टेट, जो आर्टिकल 12 का स्टेट है, अगर स्टेट कोई ऐसा लॉ बनाएगा, कोई ऐसा कानून बनाएगा जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा, फंडामेंटल राइट के, तो ऐसे किसी भी कानून को जुडिशरी, हमारा न्यायपालिका जुडिशियल रिव्यू करके वॉइड कर देगा। क्या कर देगा? मतलब असंगत, या उसे कैंसिल कर देगा। ऐसा कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के असंगत होगा, ऐसे लॉ को हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा? रद्द कर देगा। तो आर्टिकल 13 आप जानते हैं, 13 के अंदर कई सारे क्लॉजेस भी हैं, 13(1), 13(2), 13। अब 13 के अंदर क्लॉजेस भी हैं, जैसे आर्टिकल 13 आपको बताता है कि 13(1) बताता है वो कर देगा, 13(2) आपको बताता है प्री। अब देखो, अगर 13 के अंदर पढ़ोगे तो 13 के क्लॉजेस ये हैं कि 13 के अंदर जाओगे तो 13 जो 1 है ये बताता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल विधि, और 13(2) बताता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल विधि। कैसी विधि? संविधान से पहले की और संविधान से। आर्टिकल 13(3) बताता है लॉ की परिभाषा, विधि की, और आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं होगा। हाँ या ना? जो कि किया गया था, बाद में सरकार ने अमेंडमेंट किया था बाय 24 अमेंडमेंट 1971। पर अभी है, अभी क्या है कि जुडिशरी उसका रिव्यू कर सकती है, और बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट हमारे देश में है जो केशवानंदा भारती केस में आया था। तो ये डीपली बातें हैं। कैसी बातें? ये आपने पढ़ी है, और ये बेसिक बातें हैं। कैसी बात है? तो ये कह सकते हैं कि ये आम जिंदगी, और ये है आम जिंदगी, और ये है मेंटोस जिंदगी। और जब आप ये जान जाएंगे कि आर्टिकल 13(4) में के लिए विवाद कौन सा छिड़ा, शंकरी प्रसाद का केस 1951, आप ये जान जाएंगे कि आर्टिकल 1965 सज्जन सिंह का केस, 1967 गोलकनाथ केस, 1973 मेनका गांधी केस,
हाँ या ना? तो ये हो जाती है अल्ट्रा जिंदगी। क्या हो जाती है? कौन सी जिंदगी? तो ये साधारण जिंदगी, आम जिंदगी, मेंटोस जिंदगी, और एक आ जाती है, और अभी अल्ट्रा मैक्स छूट रही है, वो आगे बताऊंगा कभी। चलिए अब आ जाते हैं मौलिक अधिकार। आर्टिकल 14 से 18 के बीच में मौलिक अधिकारों की चर्चा करी जाती है। तो ये मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार है। आर्टिकल 14 से 18 में क्या है? समानता का। लेकिन जब अब ग्रुप है फंडामेंटल राइट्स का, तो 14 से 18 में आप बांट देते हैं समानता का अधिकार। राइट नहीं, ये तो उल्टा लिख रहा है, मुझे लग रहा है। ऐसे बांट लो, 14 से 18 में आप बांट देते हैं समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है। 19 से 22 में आप बांट देते हैं राइट टू फ्रीडम। इसके बाद इसमें बांट देते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध अधिकार? इसके बाद आप बांट देते हैं रिलीजियस राइट। कैसे राइट? कैसे राइट? रिलीजियस राइट। कैसे राइट? रिलीजियस राइट। फिर आप बांट देते हैं कल्चरल। ये कैसे हो गया आपके? और ये कौन सा है आपका? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, संस्कृति का अधिकार। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से बनता है कि कौन से राइट में क्या दिया गया है। वेरी बेसिक क्वेश्चन, आप आराम से आंसर दे जाएंगे। आप बहुत होशियार हो, लेकिन हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। देखो आर्टिकल जो 14 है, अगर इसको पढ़ेंगे तो आर्टिकल 14 में समानता, विधि के समक्ष समानता, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ। इंडिया में सभी लोग लॉ के सामने समान होंगे, विधियां सभी के लिए समान होंगी। लॉज आर इक्वल टू ऑल। इसमें दो कॉन्सेप्ट है, इक्वलिटी बिफोर लॉ जो ब्रिटेन से लिया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज जो अमेरिका से लिया है। ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज जो है वो पॉजिटिव अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, सकारात्मक भेदभाव की बात करता है। सिंपल भाषा में विधियों के समक्ष समानता है, आम जिंदगी और मेंटोस जिंदगी है कि दो प्रकार से होता है। इसके दो प्रकार हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ ईबीएल और ईपीएल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अरे हाँ या ना? अब ईपीएल जो है ये अफर्मेटिव लॉज है, ये सकारात्मक भेदभाव की बात करता है। अनुच्छेद 15 कहता है कि भारत में किसी भी अब सुनेंगे, देयर आर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए, जैसे आर्टिकल 15, 16, 29, दीज फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड टू इंडियन सिटीजन्स ओनली। ये मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए दिए गए हैं, बाकी मौलिक अधिकार सबके लिए। तो ये जो मौलिक अधिकार है ऑल, सभी लोगों के लिए, पर्सन, इसमें क्या सब प्रयोग किया गया? और इसमें क्या प्रयोग किया गया? सिटीजन। क्या किया गया? नागरिक। ये सिर्फ नागरिकों के लिए। अनुच्छेद 15, इसमें आपको 5 ग्राउंड दिए गए कि 5 ग्राउंड के बेस पर किसी से तो कोई भेदभाव नहीं होगा। 5 ग्राउंड आप जानते हैं। नंबर 1 है आपकी मैं बोल रहा हूं, ऑनलाइन आवाज जाएगी, मैं बोल रहा हूं। जाति है, क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? और चौथा क्या है? जन्म स्थान। और 5वां क्या है? क्या है? इसे कहते हैं मूलवंश को रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इसमें भाषा नहीं है। ये अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 15 के अंदर कई सारे सब क्लॉजेज हैं। 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5), 15(6). ठीक है। अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो 15(1) ये बताता है कि भारत में किसी के साथ, ये 15(1) हो गया। 15(2) ये कहता है राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। 15(2) बहुत सिंपल है, जो बताता है ना तो कोई राज्य करेगा और ना सिटीजन करेगा। स्टेट एंड सिटीजन दोनों को प्रोवाइड करता है, ना राज्य करेगा ना आप करोगे। किसी पब्लिक प्लेस पे कोई भेदभाव नहीं करोगे। तो अगर मैं इसमें पार्ट जोड़ के आपको समझा दूं कि अगर 15 आर्टिकल को तोड़ लेंगे तो 15(1) है, 15(2) है, बोलो हाँ या ना? 15 और 15. ठीक है। अगर इस डिटेल में पढ़ाते रहो तो मुझे लगता है 3-4 दिन में समाधान तो खत्म नहीं होगा। ठीक है। 15(1) क्या कहता है आप जानते हैं, सिंपल 5 ग्राउंड है। कितने ग्राउंड? 15(2) बोलता है कि ना तो सिटीजन, ना तो कोई नागरिक और ना कोई नहीं 15(2) बोलता है ना तो कोई व्यक्ति और ना किसी के साथ पब्लिक प्लेस पे कोई भेदभाव।
पब्लिक प्लेस पे कोई भेदभाव। 15(3) बोलता है राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है महिला और स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर दी वीमेन एंड चिल्ड्रन। हाँ या ना? राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है महिला और बच्चों के लिए। 15(4) बोलता है कि राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए। सामाजिक और कैसे, इनके लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। 15(5) बाद में जोड़ा गया जो ये कहता है कि राज्य हायर एजुकेशन, कैसी एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए विशेष प्रोविजन कर सकता है। 15(5) कहता है। अरे हाँ या ना? बताओ 15(5) कब जोड़ा गया? यस, 93rd अमेंडमेंट 2000। 15(6) ये कहता है कि स्टेट में, आप जानते होंगे 15(6) कहता है ईडब्ल्यूएस क्या है? ईडब्ल्यूएस में कितना % आरक्षण मिलेगा? 10%। कितना %? आरक्षण 15 में भी है, आरक्षण 16 में भी है। 15 में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए यानी शिक्षा के क्षेत्र में, और 16 में जो आरक्षण है वो सरकारी नौकरी। तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का आरक्षण है, शैक्षणिक संस्थान, और वो आरक्षण है सरकारी नौकरी का आरक्षण है। अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है, पूरा समझ आ रहा है? बोलो। आर्टिकल 16, देखो आर्टिकल 16 को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। मैं बता रहा हूं पॉइंट क्या है। आर्टिकल 16 भी कहता है कि राज्य किसी के साथ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी में कोई भेदभाव नहीं करेगा। अब यहां सरकारी नौकरी का मतलब सिर्फ ये है, सेम है ये ग्राउंड, लेकिन यहां पर 7 हैं। कितने? और यहां कितने? मैं गहराई वाले पॉइंट बता रहा हूं आपको। आप इन पॉइंट्स पे जो आपने पहले मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप इन्हें रिवाइज करते जाएं कि ये चीज पूछी जा सकती है। यहां 2 ग्राउंड एक्स्ट्रा ऐड होते हैं, उद्भव और निवास। उद्भव और यानी रेजिडेंस एंड डिसेंट। अरे हाँ या ना? उद्भव और निवास, ये निवास हो गया और उद्भव हो गया। ये 2 ग्राउंड यहां एक्स्ट्रा ऐड होते हैं, बाकी सब कैसा है? समान। कैसा है? सब समान है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर जैसे हमने 15 पढ़ा है, वैसे ही सर यहां पर हम 16 भी पढ़ सकते हैं, और 16 के आर्टिकल भी सेम है। 16(1), 16(2), 16(3), 16(4), 16(5), 16(6। अरे हाँ या ना? इस आर्टिकल में मैंने आपको एक कहानी पढ़ाई थी, जो कहानी है आरक्षण की कहानी। किसकी कहानी? आप जानते हैं आरक्षण की कहानी की शुरुआत भारत में होती है बड़े पहले से, लेकिन आरक्षण की कहानी में सबसे बड़ा रोल निभाया मंडल आयोग ने। और आपसे पूछा जाएगा कि पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग गठन करने की पावर किसके पास है? आगे आएगा, राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति ने बनाए काका कालेलकर कमीशन और मंडल आयोग। मंडल आयोग की रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट को 1990 में बीपी सिंह सरकार ने लागू किया। 27% का आरक्षण ओबीसी को दिया था। यहां तक लड़ाई चली थी, पूरी लड़ाई, ठीक है। 27% का आरक्षण दिया था ओबीसी को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को दिया था बीपी सिंह सरकार ने। इसी बात के बाद नरसिंह राव गवर्नमेंट ने 1991 में 10% का आरक्षण ईडब्ल्यूएस को भी दे दिया, जनरल कैटेगरी को दे दिया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में 1992 में इंदिरा साहनी का केस हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने 50% की लिमिट लगा दी आरक्षण के ऊपर कि उससे ऊपर आरक्षण नहीं जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्रीमी लेयर की बात करी, रामनंदन कमेटी बनी 1993 में। अब इतनी कहानी यहां कैसे बता सकता हूं, क्योंकि ये तो संविधान है सिर्फ। क्या है? आपने क्या पढ़ी है? क्या पढ़ी है? आ जाओ मेरी बात। आर्टिकल 16 एक आपको पता है, ग्राउंड है इसमें। 16(2) बताता है आपको, क्या बताता है? लोक नियोजन में समान, क्या? हाँ। और 16(3) क्या बताता है? अपवाद। क्या बताता है? अपवाद, एक्सेप्शन। राज्य अपवाद कर सकता है, राज्य विधि बना के निवास के स्थान पे। किसके स्थान पे? रेजिडेंस के बेस पे। आर्टिकल 16(4) कहता है कि राज्य जो है वो जो बैकवर्ड क्लास है उनके लिए प्रावधान कर सकता है। आर्टिकल 16(5) कहता है कि मंदिर वगैरह में किसी की नियुक्ति होगी तो राज्य अलग प्रावधान कर सकता है। 16(6) कहता है कि भैया राज्य जो है, स्टेट के पास पावर है, स्टेट ईडब्ल्यूएस में 10% आरक्षण दे सकता है जनरल कैटेगरी को। तो मुझे लगता है कि आर्टिकल 16 के सब क्लॉज समझ आ गए। और आर्टिकल 16 सरकारी नौकरी में समानता की बात करता है। 16(1), 16(2), 16(3), 16(4), 16(5) और 16(6).
16(6) भी वहां 103 में संविधान संशोधन और 15(6) के द्वारा 2019 में ऐड किया गया। बड़ी सिंपल बात है। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यताओं का अंत। अस्पृश्यताओं का यानी अनटचेबिलिटी। क्या कहता है? अनटचेबिलिटी का मतलब है एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। अनटचेबिलिटी मतलब जैसे आप लोग छुआछूत करते हो, तो छुआछूत करना हमारे देश में मना है, और इसके लिए मैंने आपको पढ़ाया है कि SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट बनाया गया 1989 में, 1989 में। इसके माध्यम से किसी के साथ छुआछूत करना एक दंडनीय अपराध भी है और ये फंडामेंटल राइट भी है। आर्टिकल 18 बोलता है उपाधियों का अंत। आप उपाधियों का अंत करेंगे। हमारे कंट्री में किसी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी शिक्षा और सेना को छोड़कर। ऑनलाइन वालों को मजा आ रहा है? कितने विद्यार्थी लाइव है हमारे साथ ऑनलाइन यूट्यूब में? 3000। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आज आप जो है इस संख्या को सारे विद्यार्थियों तक शेयर करके मैं आपको और गहराई में पढ़ाता जाऊंगा। तो ठीक है, उस अकॉर्डिंग चीजों को लेकर चलना है। चलिए, तो प्लीज शेयर विद ऑल गाइस। ओके, चलिए। अगर आप मुझसे डिमांड करोगे कि सर ये पूरा ही बता दो, तो मैं ये भी पूरा बता दूंगा अगर आप चाहते हो। वैसे बता ही दिया हमने, ठीक है ना? अरे हाँ या ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ग्रेट। आइए आर्टिकल 19 क्या पढ़ते हैं? आर्टिकल 19 बात करता है फ्रीडम की। किसकी बात करता है? और प्रियम्बल किसकी बात करती है? लिबर्टी। किसकी बात करती है? और ये किसकी बात करता है? फ्रीडम। किसकी बात करता है? स्वतंत्रता। इसमें कितनी फ्रीडम है? 6। कितनी फ्रीडम है? अगर मैं आर्टिकल 19 को अगर आपको समझाऊं तो इसमें कितनी फ्रीडम है? अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता दी गई है और कितने प्रकार की है? कितने प्रकार की? अगर इन स्वतंत्रताओं को याद करना चाहते हो आप, तो मैंने पहले बताई थी, पहले स्वतंत्रता किसकी है? सबसे पहले किसकी है? आराम आराम से, शांति शांति से, एकदम प्यार से। अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रता है? राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ यानी किसकी? अभिव्यक्ति। किसकी? दूसरी कौन सी है? फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ सभा करने की। क्या करने की? सभा करने की। तीसरी कौन सी है? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। क्या लिखा है यहां पे? कुछ बच्चों को लग सकता है कि सर थोड़ा जल्दी चल रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा संविधान खत्म करने में ज्यादा समय लगेगा, तो थोड़ी अगर ऑनलाइन वालों को लग रहा है स्पीड, वैसे स्पीड कमी है, पर आप इसका विशेष ध्यान देंगे। अभिव्यक्ति, सभा, संगठन, इसके बाद क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन ऑफ क्या करने की? मूवमेंट। क्या करने की? मूवमेंट। क्या करने की? यानी भ्रमण। क्या कर दिया? इसके बाद क्या है? क्या करना? निवास। क्या करना? और इसके बाद प्रोफेशन। क्या करना? क्या करना? व्यवसाय करना। याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं, बहुत सिंपल। पहले किसी आदमी ने महात्मा बुद्ध को सबसे पहले क्या दिया? उन्होंने एकदम सिंपल भाषा में महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले भाषण दिया। क्या दिया? उसको देख के सभा इकट्ठी हुई। सभा ने क्या बनाया? संगठन ने क्या किया? और भ्रमण ने क्या किया? और निवास से क्या बना? अब सुनो, एक बार सुन ले सभी आराम से। मैं बता रहा हूं, पहले आपको अभिव्यक्ति करते हो, उसको देख के लोग इकट्ठे होते हैं, उसमें से संगठन निकलता है, फिर वो भ्रमण करता है, और उसके बाद निवास करता है, और उसके बाद क्या बन जाता है? इसमें कितनी फ्रीडम है? पहले 7 थी, अभी कितनी है? अब और गहराई में चलोगे तो मैंने आपको याद कराया है इसको, अनुच्छेद 19 1A यानी आप इन्हें कैसे पढ़ते हो? अनुच्छेद 19 1 19 1 19 1 19 1 19 1 19 1 19 1। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, संविधान में अनुच्छेद जो है ऐसा कोई स्मॉल होता है तो पहले का है, और ऐसा है तो बाद में जुड़ा है। ऐसा है तो ऐसा किसी के सामने लिखा है तो ये कब जुड़ा है? और ये लिखा है तो ये कब का है? ये क्या है? पहले का, संविधान के साथ का और संविधान के। तो ये पूछोगे तो पूछोगे कब आया? कब आया? तो जैसे 19 1 B C D। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो इसमें कौन सा, इसमें कौन सा, इसमें कौन सा मैच कर दोगे? मैच ऑफ द फॉलोइंग। इसके बाद कौन सी आती है? 19 1
19 एक, इसका एफ नहीं है, एफ खत्म हो गया। 19 एक, 19 एक। आप सभी को मैं बता दूं कि भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपको दिए गए, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। कैसे कैसे? तो रिलेटिव मतलब इनके ऊपर क्या लगे हुए? प्रतिबंध। क्या लगे हुए? प्रतिबंध। अब इसके प्रतिबंध कौन से में दे रखे? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं नॉर्मल एग्जाम्स की, वो जिए सामान्य जिंदगी के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की फ्रीडम? जो विद्यार्थी प्रिपरेशन कर रहे हैं पीसीएस एग्जाम की, वो जाने कि अनुच्छेद 19 में कौन सी फ्रीडम कौन से सब क्लॉज में लिखी है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज। तो जो विद्यार्थी पीसीएस वाले वो जाने कि कौन सी में क्या दिया है। जो यूपीएससी वाले वो ये जाने कि कौन सी का प्रतिबंध कौन से आर्टिकल में है। तो 19 2 19 19 19 19 19 19 19 19 19 बोलो राधे राधे। ठीक है, तो ये हो गए इनका बेसिक जो है, बेसिक यानी ये हो गए इनके प्रतिबंध। क्या हो गए इनके? याद हो गया? मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं 11-12 घंटे आज पढ़ाता रहूं। भले ही फ्लाइट छूट जाए, बड़ी फ्लाइट छूट जाए। चलिए अगला 19 से आगे बढ़ते हैं। 19 से आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद कौन सा पढ़ते हैं? कौन सा पढ़ते हैं? आर्टिकल जो 20 है, अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के संबंध में क्या दिया गया आपको? संरक्षण। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ द कन्विक्शन ऑफ द क्राइम्स। अब प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन ऑफ द क्राइम में 3 क्लॉजेज है। आर्टिकल 20 का 1 है, 20 का 2 है और 20 का। आप जब इसे पढ़ेंगे तो सिंपल बात है, आपको बताया गया है कि भारत में किसी व्यक्ति को कभी भी प्रोस्पेक्टिव लॉ, आप जानते हैं कि भूतलक्षी विधियों से संरक्षण है। किसी आदमी को डबल जीओपार्डी, एक व्यक्ति को एक दंड की 2 बार सजा। तीसरा कहता है, मैं बोलूंगा, आप बहुत होशियार हो चुके हो, मैं बोलूंगा, ठीक है? आप इतने होशियार हो चुके हो, मुझे अब पता है। आर्टिकल 23 ये बोलता है कि किसी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। राइट सेल्फ इंक्रिमिनेशन का आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। 20 भी याद हो गया? अरे हाँ या ना? क्लियर? अरे वाह। आर्टिकल 21 कहता है जीवन की स्वतंत्रता, राइट, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखो, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कहती है कि आदमी के जीवन को कोई उससे छीन नहीं सकता। अगर छीनना है तो जस्ट फेयर प्रोसेस ऑफ लॉ से छीना जाएगा। और वो भी आप जानते हैं, मेनका गांधी केस 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के बारे में अपना डिसीजन दिया था। 1978 मेनका गांधी। आपके जीवन आपका है, जो करना है करो, जो नहीं करना है मत करो। अपनी शादी में जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो कपड़े पहनो, चाहे जो मन कर रहा है वो करो। जिंदगी मिली है एक बार तो जिंदगी जीनी है। तो एक कहावत है ना, मौज लो रोज लो, मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। ठीक है? आर्टिकल 21, ठीक है? अब बी सीरियस। आर्टिकल 21 को गहराई में जब पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारे डायमेंशन है यूपीएससी के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 21 में बहुत कुछ इसके अंदर है। जैसे आपका एकांतवास करना, प्राइवेसी में रहना, आपकी जीवन प्राइवेसी, बहुत सारी चीजें। ठीक है? आर्टिकल 21A 86 अमेंडमेंट से जोड़ा गया। 2000 जो 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को क्या देता है? तो इसे कहते हैं एजुकेशनल राइट। अरे हाँ या ना? हमारे कंट्री में राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में पारित हुआ और 2009 में पारित हुआ। 1 अप्रैल 2010 से राइट टू एजुकेशन एक्ट को लागू किया गया। हाँ या ना? इज दैट करेक्ट और नॉट? याद रखना, 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया और 2009 में एजुकेशन का एक्ट आया। और शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 86 में के द्वारा 2000। तो देखो, मैं बार बार कह रहा हूं, सिंपल जिंदगी। अगर पूछे आर्टिकल 21A में आपको क्या दिया गया है, तो शिक्षा का जो कब जोड़ा गया? 86 अमेंडमेंट, 6 से लेकर
14। आर्टिकल 22 आपको प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन। देखो आर्टिकल 22 दो प्रकार का है, प्यूनिटिव लॉज एंड प्रिवेंटिव लॉज। प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव। आर्टिकल जब 22 को पढ़ते हैं तो आपसे कहता है गिरफ्तारी से आपको क्या मिलेगा। देयर आर टू काइंड ऑफ गिरफ्तारी, प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव। प्रिवेंटिव जो लॉज होते हैं, प्रिवेंटिव यानी निवारक निरोध, इसमें किसी आदमी को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे 24 घंटे के अंदर नजदीकी न्यायालय में पेश नहीं करना होता। ये बात आप जानते हैं नहीं जानते? अरे हाँ या ना? तो ये निवारक निरोध उनके लिए है जैसे कोई जुर्म करने वाला है, आतंकवादी, टाड़ा, पोटा, मीसा, ये सब आपने पढ़े हैं। अनुच्छेद 22, ठीक है, निवारक निरोध और दंडात्मक निरोध। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया था टाड़ा, कौन सा आर्टिकल? कौन सा आर्टिकल? वेल डन गाइस। इसके आगे ज्यादा मैं जा नहीं रहा, ज्यादा गहराई हो जाएगी तो हमारी क्लास नहीं खत्म होगी। क्या है? ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइस, थैंक यू थैंक यू। चलिए बहुत बढ़िया। आर्टिकल 23, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी मुझसे कुछ कह भी सकते हैं, आप जो कहना चाहते हैं कि सर कुछ और, मतलब यू गाइस कैन जस्ट से। देखो क्या है ना बाबू, अभी हमारे आर्टिकल कितने हुए? 23, और समय कितना हो गया? 1 घंटा। एक आइडिया लगाओ कि अगर मैं आपको 1 घंटे में, मैं कह रहा हूं 1 घंटे में हमने 20 आर्टिकल किए तो 395 के लिए कितना समय चाहिए? 1 घंटे में 20 आर्टिकल तो 395 के लिए आप बताओ बताओ। मैं कह रहा हूं कि अगर 1 घंटे में 50 आर्टिकल भी कवर करूंगा तो 395 के लिए कितना चाहिए? देख रहे हो आप? समझ गए आप? नहीं समझे? ऑफलाइन प्लीज हल्ला ना करें, प्लीज हल्ला ना करें, प्लीज हल्ला ना करें, ऑनलाइन में दिक्कत हो रही है। तो इसका मतलब बहुत लंबा समय चाहिए। अरे हाँ या ना? स्पीड बढ़ा लो, थोड़ी स्पीड बढ़ा लेते हैं, ठीक है? एक बच्चा कह रहा है थोड़ा स्लो चले, एक कह रहा है स्पीड थोड़ी बढ़ा लीजिए, थोड़ी मीडियम कर दें। चलिए, तो इसका मतलब है कि आर्टिकल से इधर, आर्टिकल को बता के इधर गहराई में नहीं डूबेंगे। हाँ या ना? आप इस बात के लिए मेरे ऊपर आरोप तो नहीं लगाएंगे फिर? है ठीक है, तो सुनो भैया, आर्टिकल 23, आर्टिकल 20 प्रोविजन ऑफ, आप जानते हैं इल ट्रीटमेंट फोर्स ऑफ लेबर। देखो आर्टिकल 23 दिया गया है कि ये दिया गया प्रोटेक्शन, आप जो चाइल्ड होता है, बच्चा होता है, उसे कोई फोर्स लेबर नहीं कराएगा। क्या नहीं कराएगा? यानी बलात् श्रम के विरुद्ध अधिकार। हाँ या ना? ये बच्चे के लिए नहीं है, सुन लो मेरी बात। आर्टिकल 23 जो है ये सभी के लिए है। किसके लिए? और आर्टिकल 24 बच्चे के लिए। किसके लिए? किसके लिए? तो आर्टिकल 23 ये कहता है आप किसी आदमी से फोर्स लेबर नहीं करा सकते, बलात् श्रम नहीं करा सकते। अब इसके लिए एक्ट बना है हमारे कंट्री में, आप किसी से जो है बिना मर्जी के काम नहीं करा सकते, आप किसी को कम पैसे दे के काम नहीं करा सकते, आप ऐसे ही रहें, शांत रहें। ऑनलाइन ऑफलाइन वाले मिनिमम बेसिस, भाई संख्या बहुत ज्यादा है तो डिस्टर्ब हो रहा होगा, ठीक है, बट शांत रहे। मिनिमम बेसिस एक्ट हमारे कंट्री में है, तो आप किसी को बिना न्यूनतम मजदूरी दिए बिना काम नहीं करा सकते। आर्टिकल कौन सा कहता है? 23। आर्टिकल 24 कहता है कि आप किसी बच्चे से आप काम नहीं करा सकते, किसी बालक से आप काम नहीं करा सकते। इसको हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट भी हमारे कंट्री में है, और आप जानते हो कि बाद में भी हमने चेंज किया है। तो आप 14 साल तक के बच्चे से कोई काम नहीं करा सकते, और 14 से 18 वाले से आप कोई खतरनाक काम नहीं करा सकते। 18 के बाद आप काम करा सकते हो। इसमें आपको मूवी में काम नहीं कर रहा, तो मूवी का काम करना एक अच्छा काम है, वो उसके स्किल को इंप्रूव करता है। आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता, रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है। किसकी बात करता है? किसकी बात करता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार रिलीजियस फ्रीडम है, इसमें आपको 25 से 28 आर्टिकल दिए गए। आर्टिकल 25 ये कहता है कि भारत में किसी व्यक्ति को धर्म का अंतःकरण करने की राइट टू प्रोफेस आपको धर्म का अंतःकरण, कॉन्साइस, धर्म को मानने, धर्म का आचरण करने और धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट आपको प्राप्त है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो धर्म माने उसका आचरण करें, पूजा करें, प्रचार करें, आपको पूरा राइट है। आर्टिकल 26 कहता है राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन करने का अधिकार व्यक्ति को नहीं है, यह व्यक्ति को प्राप्त है।
ये व्यक्ति को प्राप्त है और ये धार्मिक संप्रदाय को प्राप्त है। रिलीजियस डिनोमिनेशन किसको प्राप्त है? धार्मिक संप्रदाय का मतलब है रिलीजियस डिनोमिनेशन। बोलो किसको प्राप्त है? रिलीजियस डिनोमिनेशन। रिलीजियस डिनोमिनेशन का मतलब होता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको डिफाइन किया, धार्मिक संप्रदाय को। आप सभी जानते होंगे, जिनका खुद का संप्रदाय हो, एक विचारधारा में विश्वास करते हो, वो अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, काम खत्म। आर्टिकल 27 ये कहता है कि हमारे कंट्री में किसी में कोई रिलीजियस टैक्स नहीं लगेगा, जैसे पहले जजिया और जकात। आज हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है, यू आर फ्री, आप किसी भी को टैक्स नहीं दोगे। फीस अलग है और टैक्स अलग है, फीस लग जाती है, टैक्स नहीं लगता है। आर्टिकल 28 कहता है कि रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड नहीं होगी। कोई ऐसी संस्थाएं दो तीन प्रकार की होती हैं, प्राइवेट में हो सकती है, कोई सरकारी संस्था है, राज्य द्वारा पोषित है, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन में। गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन जो होगा सरकार द्वारा, अगर सरकार ने किसी को पैसे दिए हैं, आवाज थोड़ी और बढ़ा दो, सरकार ने किसी को पैसे दिए हैं बस, तो उस प्रकार की संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। परफेक्ट। अब मैं धीरे धीरे बोलता चलूंगा, बस आज तुम मेरी बैटरी हो और मैं तुम्हारा चार्जर। ये आई एम सॉरी टू टेल यू, ये दोनों लड़के हैं। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते। आइए देखो, ये एक बड़ी क्लास है, तो भाई बड़ा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, आपको जो कल्चरल और एजुकेशनल राइट दिया गया है। देखो, संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार को ध्यान से पढ़ना है। आर्टिकल 29 ये कहता है कि आपकी जो भी भाषा है, दो शब्दों को ध्यान से पकड़ना है, एक लिखा है भाषा और एक लिखी है लिपि। आपको अपनी लैंग्वेज को और अपने कल्चर स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करने का राइट है, प्रोटेक्ट करने का राइट है। आप अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति, जो आपका मन करता है वैसे रहो। आपका मन करता है सर पे गमछा बांधो, आपका मन करता है सर पे पगड़ी भी बांध सकते हो, और वो आपको वहां भी मिल रहा है और यहां भी मिल रहा है। 25 में भी कह सकते हो, और यहां भी आप अपनी लिपि, संस्कृति को प्रोटेक्ट कर सकते हो, लैंग्वेज वगैरह को। आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। और आप जानते हैं कि भारत के संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। परिभाषित किया गया है नहीं? माइनॉरिटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने का और उनको चलाने का। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। माइनॉरिटीज नॉट डिफाइन, हमारे संविधान में अल्पसंख्यक परिभाषित नहीं है। अल्पसंख्यक किन्हें कहते हैं? तो हमारे देश में 6 धर्म अल्पसंख्यक है, हिंदू को छोड़ दो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ठीक है। अरे हाँ या ना? अब गहराई में आप जानते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों के लिए हमारे देश में प्रोविजन भी हमने बनाया, भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक होते हैं भारत में, ठीक है, बहुत बढ़िया। आर्टिकल 31 को पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि आर्टिकल 31 जो है ये आपको राइट देता था पहले, राइट टू प्रॉपर्टी। क्या देता था? राइट ऑफ प्रॉपर्टी, के प्रॉपर्टी आपका अधिकार है, लेकिन हमने इसको खत्म कर दिया। कौन से संविधान संशोधन से? 1978 में। और एट प्रेजेंट ये क्या है? एक लीगल राइट है। आप लोग शांत रहें, ऑनलाइन में आवाज जाती है, आप शांत रहें, आप लोग शांत रहें, आपसे लास्ट में चिल्लवाऊंगा। आर्टिकल 300A में एक लीगल राइट है। कैसा राइट है? आर्टिकल 31 का बी क्लॉज ये कहता है कि जो 9 शेड्यूल होगी, 9 शेड्यूल में जो भी सब्जेक्ट होगा उसका रिव्यू नहीं होगा। लेकिन अभी आप जानते हैं ऐसा नहीं है, अब रिव्यू हो सकता है, मैंने आपको बताया है। आर्टिकल 31 का क्लॉज सी ये कहता है, आप जानते होंगे कि अगर हमारे कंट्री में डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट की बात होगी तो आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C के लिए आप आर्टिकल 14 को 14 से महत्वपूर्ण इन्हें मान सकते हैं। तो एक कहावत है कि 31C जब आता है तो आर्टिकल 14 चला जाता है। आर्टिकल 31C को हमारे संविधान में बाद में ऐड किया गया है। आप जानते हैं? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? बोलो। तो 39BC से ज्यादा कौन सा आर्टिकल? 31C क्या कहता है कि फंडामेंटल राइट से ज्यादा डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने कैसा माना है?
इक्वल माना है। सुप्रीम कोर्ट ट्रीट देम बोथ इक्वल, सुप्रीम कोर्ट दोनों को बराबर मानता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब है कि हमारे देश में आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या दिया गया है। देखो, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो आर्टिकल 32 में आपको देता है। हमारे देश में फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन करने का राइट सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। किसको दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट को। ये मेंटोस जिंदगी वाली चीज पढ़ा रहा हूं मैं, सारे क्लॉज डिस्कस कर रहा हूं। साधारण जिंदगी नहीं है, इट्स नॉट अ आम लाइफ, इट इज अ मेंटोस जिंदगी। ठीक है, सुनेंगे। आर्टिकल 32 बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की पावर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है। आपको यह समझना है बड़े आसान तरीका से। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 को लागू करने के लिए क्लॉज 2 कहता है इसका, ये क्लॉज 1 है कि कहता है कि 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। क्या जारी करेगा? क्या जारी करेगा? 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। क्या जारी करेगा? ये आर्टिकल 32 सब क्लॉज 2 में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए। वो 5 रिट हैं, आप जानते हैं। एक है, आप मत बोलो, मैं बोलूंगा भाई, आपकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। 5 रिटें आप सभी जानते हैं। एक है, आप मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, इंग्लिश में यहां लिख देता हूं 5 रिट। कितनी रिटें? तो आर्टिकल 32 में 5 रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। नंबर 1 कौन सी है? कौन सी है? हैवियस कॉर्पस। कौन सी है? हैवियस कॉर्पस आप कह सकते हैं कि पहली रिट है। दूसरी कौन सी है? मैंडमस। कौन सी है? तीसरी कौन सी है? प्रोबिएशन। कौन सी है? अगली कौन सी है? सर्टियोरेरी। और अगली कौन सी है? क्यू वारंटो। कौन सी है? क्यू वारंटो। यानी आप ये कह सकते हो, इसे बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। हाँ या ना? बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी, भाई आप प्लीज, आप लोग कम बोले। किसी बंदी को पेश करना, बंदी प्रत्यक्षीकरण। मैंडमस मतलब परमादेश। क्या है? आप लोग न बोले, आपको जोश आ रहा है। क्या आ रहा है? क्योंकि आपको सब याद है, आपको याद कराया गया है। तो परमादेश, प्रोविजन का मतलब क्या होता है? प्रतिषेध। सर्टिडेडी का मतलब क्या होता है? और इसका मतलब क्या होता है? अधिकार, अधिकार, अधिकार प्रक्षा। बात समझ आई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 33 सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट जारी करता है। हाई कोर्ट का रिट जुडिक्शन बड़ा है, आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल 226 में आर्टिकल 33 ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स किनको नहीं मिलेंगे? किनको नहीं मिलेंगे? सैनिक वगैरह को, उनको डिसिप्लिन के लिए जो आर्मी में आर्मी पर्सनल, नेवी पर्सनल, एयरफोर्स पर्सनल्स और पुलिस सर्विसेज पर्सनल को यह अधिकार प्राप्त जो है, इनके अधिकार में कर्टेल यानी कमी की जा सकती है। कमी की जा सकती है इनके अधिकार में। जो कैसे हैं? सैन्य सैनिक में, क्योंकि इनको अपना डिसिप्लिन बनाने के लिए कमी की जा सकती है। ये बस सिंपल है। सैन्य। आर्टिकल 34 कहता है कि जहां पर भी मार्शल लॉ, सैन्य कानून लागू होगा। क्या लागू होगा? जहां पर सैन्य कानून लागू होगा उस जगह पर मुझे लगता है वहां क्या होगा? वहां के लोगों के मौलिक अधिकारों में कमी कर दी जाएगी। जैसे सैन्य कानून आप जानते हैं, बहुत सारे सैन्य कानून, अफस्पा वगैरह। आर्टिकल 35 कहता है कि हमारे कंट्री में लॉ बनाने की पावर फंडामेंटल राइट के पास किसके पास है? किसके पास है? सिर्फ हमारा संसद कानून बनाएगा और कोई नहीं बना सकता। फंडामेंटल राइट के संबंध में लॉ बनाने की पावर किसको प्राप्त है? किसको प्राप्त है? तो मौलिक अधिकार खत्म हो गए। बोलो हाँ या ना? डना डना। एक गिलास पानी पी लूं मैं। चलिए, हाँ भाई, चलिए अगला पार्ट है राज्य के नीति निर्देशक। नीति निर्देशक भाग 4, इसे क्या कहते हैं? भाग पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट,
देखो हमारे बच्चे हमें YouTube पे भी देख रहे हैं और हमारे एप्लीकेशन पे भी देख रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, ओके। मुझे लगता है कि YouTube वालों को और एप्लीकेशन वालों को थोड़ी सी वो होती है, कोई बात नहीं है।